बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching News One Tonight with me सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज सुबह जो वाक़या हुआ कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, दुश्मन के अज़ाइम खुल के सामने नज़र आ रहे हैं और जिसमें भारत, जिसको हम कहते हैं कि पोशीदा बात नहीं है, BLA जिस तरह उसने ज़िम्मेदारी कबूल की, उसके पीछे जो महरक़ात हैं वो भी नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके कबल एक दिन पहले जो कराची में हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद अब कोयटा में अपनी टीम ना भेजने का बहाना किया सिक्योरिटी के हवाले से, और दुनिया को मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है और उसके पीछे कोई और मकासद नहीं है पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना, CPAC को निशाना बनाना। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे हम ये कहें कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। इसी हवाले से, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कोयटा एक मरतबा फिर लहू लहान, हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलेंगे, लेकिन उससे पहले सवाबी के हवाले से भी बात की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी, और जो दावे हैं और जो आगे के लिए लाए अमल बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मेहमान शुरा का तारुफ कराऊंगा मैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान, और उसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये हमारे साथ होंगे। मैं यहाँ पे लूँगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको न्यूज़ वन टुनाइट में। अफसोसनाक वाक़या कोयटा का, आज कोयटा फिर लहू लहान, और ख़ास तौर पर वो मासूम शहरी, वो सॉफ्ट टारगेट मैं इसको ये कहूँगा, क्योंकि दहशत गर्दों के लिए अवाम जो है वो सॉफ्ट टारगेट होता है, और उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ को निशाना बनाया गया। कोयटा के रेलवे स्टेशन में जिस तरह आज बर्बरियत का मुजाहरा किया गया दुश्मनों की जानिब से, और खुले आम दहशत गर्दी की गई, और इसमें ननदन हमें रेलिवेंसी मिलती है भारत के हाथों की। और जब बात करते हैं BLA की, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो बॉर्डर पार वहाँ से ऑपरेट करने के लिए, जिस तरह वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हुए हैं, जिसके पहले भी पाकिस्तान डोजियर्स दे चुका है, और पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, अभी SCO कॉन्फ्रेंस से पहले कराची में एक धमाका कराया गया, उसकी भी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है, उन्होंने क्लेम किया होता है, और अभी भी इन्होंने क्लेम किया है, और एक ढिठाई और मैं कहता हूँ हठधर्मी से मासूम जानों को निशाना बनाकर ये क्लेम करते हैं। तो इसमें कोई और दूसरा हमें नज़र नहीं आता। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को भेजने से इनकार की वजह भी इन्होंने ये बताई, सिक्योरिटी खदशात हैं, और दूसरी टीमों को, आपको श्रीलंकन अटैक मालूम होगा, याद होगा माजी में जब श्रीलंका की टीम आ रही थी, उनको भी डराया गया था पहले, और प्रैक्टिकली फिर उनके ऊपर हमला करवाया गया। आज के इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाती है वो कम है, लेकिन ये 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद जिस तरह खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया, सिक्योरिटी एजेंसीज को और मासूम शहरियों को टारगेट किया। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमें ज्वाइन करें अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन है जवानान पाकिस्तान तहरीक के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे बात करूँगा, जब हम बलूचिस्तान की तारीख में देखते हैं कि जिस तरह भारत का हमेशा अलल ऐलान हम देखें जो उन्होंने दावे किए हैं बलूचिस्तान को अलहदा करने के हवाले से, बलूचिस्तान में सपोर्ट करने के हवाले से, इंक्लूडिंग मोदी की अगर हम बात करें, करेज एंड कन्विक्शन बुक VK सिंह की अगर पढ़ते हैं, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने एडमिट किया है, उनके जितने जर्नल रिटायर होते हैं वो बयानात देते हैं, बल्कि सर्विंग होते हैं बयानात देते हैं। इस वाक़े को आप कैसे देखेंगे? जी हाँ, देखिए, जिस तरह इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो लोग इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, BLA है, BLF है, या इसमें मजीद ब्रिगेड है, ये इंडियन रॉक के जो प्रॉक्सीज हैं, और बेसिकली ये ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, बेस तो वहीं पे है, वेपन्स इक्विपमेंट अफगानिस्तान पकीतिया, ये सारी जगह उनके वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। और देखें कि अल्टीमेट टारगेट जो है इनका, कि वो चाहते नहीं है कि वहाँ पे CPAC प्रोजेक्ट वहाँ पे चले, वहाँ पे बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो, और इसके अलावा पाकिस्तान चाइना रिलेशन को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए तो सॉफ्ट टारगेट्स को देखते हैं, जिससे एक फियर और पैनिक और एक chaos एंड कन्फ्यूजन करे। अब देखें, चंद दिन पहले मस्तूम में एक हमला हुआ जिसमें चंद मासूम बच्चे शहीद हुए, तो उसमें भी एक कंसेप्ट यही था, फियर, खौफ पैदा करना। फिर ये हुआ पीछे, अगर आप अगस्त में देखें, 26 अगस्त को बलूचिस्तान में कल्लाद में भी हुआ, खुशदार में भी हुआ, और फिर दूसरा ये बोलान के इलाके में जहाँ हुआ, फिर मूसा खेल में 25 लोगों को बस से उतार के शहीद किया गया। फिर वो हुआ 6 अक्टूबर को, अभी रिसेंटली जो कराची एयरपोर्ट के बाहर हुआ। सो इसमें टाइमिंग्स जिस तरह आपने बात की है, SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हाँ, एक वो थी। फिर दूसरा ये है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई थी,
फिर ये है कि सऊदी डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए थे। सो मैसेज ये देना चाह रहे थे जो प्रॉक्सी है, देखें इसमें एक एजेंसी शामिल नहीं, हॉस्टाइल ताकतें इसमें बहुत सारी पीछे हैं। इसमें आप कह सकते हैं वेस्टर्न भी है, मिडिल ईस्टर्न भी है, सबका इंटरेस्ट है। सिंध बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, गवादर डेवलप हो रहा है, सारे बहुत सारे हैं, सब लोग इसमें मिलकर वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को रखें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को रखें, और इस तरीके से एक मैसेज दे कि इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इधर ना आए, यहाँ पे एरिया सेफ नहीं है। तो वो वाला एक फैक्टर है। अब देखें कि रिसेंटली जो यूएन जनरल असम्बली की एक समिट हुई थी, उसके साइड लाइन्स में 4 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर मिले, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, और उन्होंने पाकिस्तान का जो स्टांस था उसको इंडोर्स किया, और उन्होंने बाय नेम कहा टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जो है अफ़गानिस्तान से बैठ के दे आर थ्रेटनिंग पाकिस्तान स्टेबिलिटी। सो उन्होंने अफ़गानिस्तान को कहा कि कम्प्रहेंसिव स्टेप्स आप लें इनको एलिमिनेट करने के लिए। सो वहाँ पे प्रेजेंस है, और फिर जो है कि एक्टिवली इंडिया इसको इनको यूज़ कर रहा है। स्लीपर सेल्स जो बलूचिस्तान के अंदर है उनको एक्टिवेट कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली देखें कि बलोच यकजहती कमेटी जो नाम निहाद कमेटी है, इसके देखें मारंग ने अभी इसको कंडेम नहीं किया है, बट दे आर द प्रॉक्सी ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो तो प्रूव हुआ जब वो आपको ईरान पे हमने हाइड आउट्स उनकी उड़ाई, तो उसके अंदर उन्होंने क्लेम कर लिया कि हमारे जिनको वो मिसिंग पर्सन कहते हैं वो उसमें मारे गए हैं। जिस तरह कल वो लड़का था तलत पकड़ा गया था, तलत ने कहा कि वो उसमें गया हुआ था, जो सिट इन हुआ था वहाँ पे बलोच यकजहती कमेटी में, वहाँ से इसकी ब्रेन वाशिंग की गई, उसको मोटिवेट करके ले गए थे। जो मुसाखेल वाला इंसिडेंट हुआ तो उसमें ये शामिल था। तो आप देखें तो मारंग का भी कंडम नहीं करेगी, समीदीन जो शोर मचाती है वो कंडम नहीं करेगी। तो देखें इनकी मुनाफिकत इससे ज़ाहिर होती है कि कोई, और फिर देखें ये हैंडलर्स के कहने पे, उनके नैरेटिव के कहने पे सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन का वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जब मिसिंग पर्सन निकले ना जब अटैक किया, जी हाँ, देखें वो भी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, अब्दुल्ला गुल आपकी तरफ आऊंगा, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला ये बताइएगा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान का आज जो सुबह हुआ, और उसके पीछे महरक़ात को क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर ताज़ियत पेश करूंगा, सलाम पेश करूंगा उन जवानों के लिए जिन्होंने हमारे आज के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान किया। उनकी फैमिली से ताज़ियत करता हूं, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा अहम है, अभी सारी बात ब्रिगेडियर साहब ने जैसे बताई है, लेकिन इसके अंदर ऐड करना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि देखें, अगर बीएलए है, बीएलआर है, बीएलएफ है, बीएसओ है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, पहली बात यह है कि 5वें नंबर की बीएलए जो है दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है, और इसको तो इंटरनेशनल जो है वो लॉ के मुताबिक दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अब उसके हवाले से जो तमाम मामलात हैं उनको कौन देख रहा है? क्या मगरिब जो है उसके लिए उन्होंने हमला, जैसे दुनिया में दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जिनमें दाइश है, आईएसकेपी है, दीगर हैं, आईएस है, आईएसएल है, इन तमाम के पीछे जो है वो बाकायदा इनको हंट किया जाता है। मुझे ये बताएं कि मगरिब ने कौन से वो मैयर लिए हैं जो इन लोगों को हंट डाउन करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए ताउन, कौन सा ताउन जो है वो उन्होंने किया? क्या सिफारती सतह पे किया? क्या उन्होंने जो है वो सियासी सतह पे किया? क्या उन्होंने दिफाई सतह पे किया? हद यह है कि जब वो यहाँ से अमेरिका जो है वो उसका इनखला हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उठा के जनाब तमाम जो हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस के थे नाइट फैसिलिटीज के साथ, उनको उन्होंने जो है वो हटा लिया, और वो पाकिस्तान से लेके चलते 19 के करीब वो हेलीकॉप्टर थे गालिबन। अब देखना यह है कि ये जो बीएलए था और मजीद ब्रिगेड, ये किस जमाने में गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस जमाने में वहाँ पहुंचे जहां अमेरिका जो है वो उस टाइम पे मौजूद था? और अगर वहां अमेरिका मौजूद था
तो फिर किसकी जो है वो उनको पुष्ट पनाही हासिल है। अब आप समझ रहे हैं आसिफ जी, साहब। लेकिन अब्दुल्ला, आपको याद है हमने इस पे कितने प्रोग्राम्स किए, इसमें एक चीज ये थी कि कुन्नड़ नूरिस्तान पकी थी, और जिस तरह और वहाँ पे एकेडमीज यानी तरबियत गाहें और कमीन गाहें बनाई गई, और उसके बाद आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान पे बहुत बड़ा अटैक की तैयारी की गई थी जिसको पाकिस्तान ने फेल किया था, और ये बालाकोट स्ट्राइक से पहले हुआ था। आप समझते हैं कि जो अभी हुकूमत आई है अफगानिस्तान के, जो अफगान तालिबान हैं, उनसे पाकिस्तान कई मरतबा मुतालबा कर चुका है लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, इसकी वजह क्या है हो सकती है? देखिए, उसकी वजह यह है कि वो पहले ये बताएं कि मुझे बताएं कि जो वेपन होता है वो किसका दोस्त होता है। जाहिर है वेपन जो है वो दोस्तों के लिए छोड़े जाते हैं, दुश्मनों के लिए तो नहीं छोड़े जाते। नो डाउट, और दुश्मनों के लिए तो नहीं छोड़े जाते। तो इस वजह से वेपन अगर दुश्मनों के लिए नहीं छोड़े जाते, दोस्तों के लिए छोड़े जाते हैं, तो फिर ये फरमा दें कि 3 लाख वेपन जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ के गया, वो किसके लिए छोड़ के, क्यों छोड़ के गया? 4,27,000 वेपन जो थे वो निकले, उनमें से 3 लाख वेपन जो है वो कांग्रेस कमेटी के सामने ये इस बात को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ हम छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया? इसलिए जब आप इंडिया की बात करते हैं तो फिर आपको अमेरिका को मोहरत इल्जाम ठहराना है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इस टाइम पे अमेरिका को नाराज नहीं कर सकती। ये अगर आपने मेरे से सच पूछना तो फिर आप मेरे से ये पूछ लें। तो हम जब तक इंडिया को हम सिर्फ बैशिंग करते रहते हैं, इंडिया तो मतलब हमारा नॉन एनिमी है ना, लेकिन जो वो एनिमी जिसकी 7वीं बहरी बेड़ा कभी नहीं आया, जो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता रहा, जिसने अफगानिस्तान से इनखला करने के बाद $18.5 बिलियन उनकी मदद की और उसके अलावा उनके ऊपर वेपन छोड़ के गया, और आज तक जो है वो वहाँ ट्रेनिंग के हवाले से आप ये देखें ना, इंडिया को एक्सेस देने वाला अफगानिस्तान में कौन था? अमेरिका के अलावा अगर कोई था तो बताएं। देखिए, हमें ताली दोनों हाथ, और वो डोजियर जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया जो नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में हमने यूनाइटेड नेशन में दिया, उसका क्या हुआ? कुलभूषण यादव केस का क्या हुआ? देखें, बात ये आसिम भाई के सीधी सी बात है कि हुए दोस्त तो तुम जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों, हमें फैसला करना पड़ेगा। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लेनी है या लुक वेस्ट पॉलिसी लेनी है? हमारे ये बच्चे मुफ्त नहीं है, ये खुदा के लिए ये जिस तरीके से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, 60% जो है वो राइज हुआ है दहशतगर्दी के अंदर, और ये अभी बलोचिस्तान की गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है तो और क्या है? पहले 9 अजला 12 शहरों में एक दिन में उन्होंने हमला किया, और आपने देखा कि दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर थी जिससे पूरी बलोचिस्तान की और पाकिस्तान की रूह कांप उठी। और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कोयटा शहर जिसका जो इलाका है, और ये बाय द वे बलोचिस्तान जिधर उना का रेलवे स्टेशन है, मैं तो क्योंकि कोयटा को बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि गवर्नर हाउस उससे 1 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप मुझे बताएं, गवर्नर हाउस, रेड जोन जो वहाँ का मोस्ट सेफ जो जोन है, चीफ सेक्रेटरी हाउस, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सवाल पूछा गया था उनका, तो ये रेलवे पुलिस। अब रेलवे पुलिस तो एक कैजुअल जिसे कह सकते हैं कि एक पैरामिलिट्री पुलिस से भी एक डिपार्टमेंटल वो पुलिस है, कोई उसका इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहां पर कोई ऐसा एक बम डिस्पोजल स्क्वाड होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसे ट्रेन लोग होने चाहिए। तो ये एक टोटल सुबह हमने देखा जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। आसिम साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, या ब्रिगेड साहब भी बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि एक नॉर्मल स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो आप मुझे ये बताएं कि उसके अंदर अगर उसको सामने रखें, जब मैं पिछली दफा जो वाकयात हुए जैसे 9 अजला में 12 शहरों में हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट आई सामने? कौन उसके अंदर जिम्मेदार था? किसी को जिम्मेदार करार दिया? किसी ने जिम्मेदारी कबूल की? किसी को सजा मिली? तो फिर सजा कौन भुगत रहा है? ये पाकिस्तान फौज के जो जवान है, ये पुलिस के लोग, ये एफसी के लोग, ये सिर्फ शहादतें देने के लिए बैठ गए हैं। क्यों नहीं पकड़ते? मैं ब्रिगेड साहब अपना मजबूत मौकफ सामने लेके आता। मैं इस सवाल को अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के जो है दफ्तर खारजा के अंदर एहतजाज करता कि आपने 3 लाख वेपन क्यों छोड़े? आपने BLA के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उसको जो है करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं दी? ठीक है, मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बहुत अहम सवाल है जो कि अब्दुल्ला ने उठाया है कि इसके ऊपर बाकायदा हमारे पास इतनी फोर्सेस मौजूद हैं, इतने हमारे ऑपरेटिव्स हैं जो ट्रेन हैं, हमारे IBOs ऑपरेशंस होते रहते हैं, तो ये जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, और इसको हम मज़म्मत अमेरिका से बराह रास्त क्यों नहीं कर रहे? देखें कि अमेरिका की अभी एट प्रेजेंट कोई प्रायोरिटी नहीं है एज़ फार एज अफगानिस्तान इज़ कंसर्न।
लेकिन जो कुछ वो छोड़ आए हैं, जिसपे मैथ्यू मिलर से बड़े सवाल होते रहे, वो अभी देखें कि इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट उनके जहन में ये है कि आईएस के वहाँ पे प्रेजेंस है, उनका एक वो थ्रेट समझते हैं, दूसरा अलकायदा का है। बाकी उनकी वो प्रायोरिटी अभी उसमें नहीं रही, लेकिन वो फिर भी समझते हैं कि जिस तरह एक्नॉलेज किया इन्होंने, देखे सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि जो टेरर आउटफिट्स है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। टॉम वेस्ट जो इनका स्पेशल एनवाई है अफगानिस्तान, उसने भी इस पर कहा हुआ है। और देखें यूनाइटेड नेशन के एनालिटिक्स सपोर्ट और सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने हर साल अपनी जो रिपोर्ट देती है उसमें उन्होंने प्रेजेंस का बताया वहाँ पे है। तो ओनली थिंग है कि हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट की गेम करता है, और अभी भी जिस तरह डेवलपमेंट अफगानिस्तान के देखें ना, अफगानिस्तान के तालिबान के लिए तो हमने सब कुछ अपना लुटा दिया, उनकी जंगें हमने लड़ी राइट फ्रॉम 1979 से 9/11 के बाद टेररिज्म जहाँ पे आ गई, दोहा अकॉर्ड हमने फैसिलिटेट किया, सारा कुछ किया। हमारी तवक्को थी कि तालिबान आएंगे और यहाँ पे कहीं तो अब्दुल्ला भी सवाल करें, मेरा भी सवाल है कि हमारे लिए क्या किया उन्होंने। देखिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो दैट्स वाई अभी हमारी एक ऐसी पॉलिसी है, दैट्स लेवल पे तो कोलिशन फंड जो था, कोलिशन सपोर्ट फंड, वो भी हमारा फ्रीज कर दिया गया था, जबकि हमने उससे बढ़ के अपना अखराजात कर लिए। $1.5 अरब से जायद हमारा नुकसान हो चुका था। देखें इसीलिए कुछ ताकतें ऐसी हैं, जिस तरह अमेरिकन पैसा भी अभी आ रहा है, दे आर पोरिंग $47 मिलियन वीकली के हिसाब से वहाँ पे आ रहे हैं कि वो उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस तरीके से। जिस तरह वेपन्स है, देखें वेपन्स की तो एक बड़ी डॉक्यूमेंटेड है कि जितने वेपन्स वो छोड़ के यहाँ से गए हैं, वही वेपन्स आज टीटीपी के पास भी है, तो बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो भी यही यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट। तो वो अभी एक ऐसी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान अपने देखे तमाम कोशिशें कर चुका, हमने हर वो मुमकिन कोशिश की, हमने रीजनल कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने अपने स्पेशल एनवाई से होते हुए हमारे इंटेलिजेंस सेटअप वालों ने भी बात की, लेकिन इसके बावजूद मकसद क्या है, तालिबान चाहते हैं कि जी अब वो आपको ऊपर एक किस्म की प्रॉक्सी के तौर पे टीटीपी को पॉलिसी डिक्टेशन आपको दें, आप पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। एक तो वो चीज़ है, सेकंड उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे है। पाकिस्तान की जो शेडो इकानमी है दैट इज़ 40%, यहाँ स्मगलिंग हो रही है, वहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल है। देखें ना, मिसाल के तौर पे 13 मिलियन टायर्स जो हैं पाकिस्तान में एनुअली स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं, 65% अफ़गानिस्तान से आते हैं। उससे पाकिस्तान को ओवर 200 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा 800 अरब का सालाना नुकसान होता है इस स्मगलिंग की वजह से, तो उनका इंटरेस्ट है। फिर वो चाहते हैं, वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि हम तालिबान को एकोमोडेट करें, टीटीपी को यहाँ पे एस्ट वाइल फाटा में ला के उनको बसाएं। फिर इसके अलावा वो कहते हैं दिस सो कॉल्ड, जो मैं लफ्ज़ कहना ना, या ड्यूरन लाइन, दिस इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, वो फेंसिंग को नहीं मानते हैं। तो वो अपनी डिक्टेशन चाहते हैं, इस प्रॉक्सी के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है जो पाकिस्तान है। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके बाद जो डिसीजंस लिए थे, डेपुटेशन ऑफ इलीगल अफगान नेशनल्स वो हमने स्टार्ट किया था, स्मगलिंग पे क्रैक डाउन हुआ था, इलीगल ट्रेड रूट्स बंद कर दिए थे, कंसेप्ट ऑफ वन डॉक्यूमेंट रिजीम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको वो मानते नहीं, वो भी चाहते हैं ख़त्म करें, आप इसको ना करें। तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अभी तकलीफ। फिर हमने कोशिश की अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसमें भी हमारे साथ धोखा हो रहा था कि चीज़ें लेके जा रहे थे, अगर मिसाल के तौर पर $20 मिलियन के हमें बता रहे थे $5 मिलियन के, ताकि उसमें से पैसे कम कर। ओआईसी की इतनी बड़ी समिट करवाई उनकी सपोर्ट के लिए, हमने क्या कुछ नहीं किया। सर इसीलिए कहते हैं ना कि दे आर अनग्रेटफुल। हमारे चीफ ने भी एक दफ़ा कहा था कि हमारे एहसानात को आप याद करें जो हमने आपके लिए किए हैं, आपके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब इंडियन प्रेजेंस वहाँ पे हो रही है। अब रिसेंटली हमने देखा JP सिंह दोबारा आ गए हैं, मौला याकूब से मिले हैं, हक्कानी से मिले हैं। तो डायनेमिक्स जो हैं विथ एवरी डे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। रशिया ने उनको डीलिस्ट कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तालिबान को। चाइनीज़ ने उनका एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया है। इन्वेस्टमेंट आप देखें किस हद तक की जा रही है वहाँ पे। वो तो नेशनल इंटरेस्ट की ये सारी गेम्स हैं, लेकिन निशाना टारगेट अभी तक हाँ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को जो भी डिसीजन होगा अपने मफाद में लेना चाहिए। अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो इसी बात है, ये सारी चीजें अपनी करता, लेकिन असल मसला ये है कि
अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अगर वो नहीं रिकग्नाइज कर रहे, तो क्या मतलब मेहमान ना मान, तू मेरा मेहमान, भाई वो नहीं कर रहे। उन्होंने बता दिया, वो दे हैव क्लियरली इंडिकेटेड दैट वी आर योर, वी वर योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। टुडे आवर स्ट्रेटेजी हैज चेंज्ड, so you are no longer a partner, because हमने इस रीजन के अंदर इंडिया को अपना एक एलाई चुन चुके हैं और उसके ऊपर हमारी नवाजात मौजूद हैं। वो जो मर्जी करे, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाए, वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, पहले पाकिस्तान शोर मचाता था कि वो टेररिज्म करवा रहे हैं, टेररिज्म करा रहे हैं, दुनिया जो है वो हमें समझती थी कि जी शायद पाकिस्तान इंडिया की मखासमत चल रही है। लेकिन अब तो कनाडा ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया। वो जरपुतूनत सिंह पन्नू का आप देख लें वाकया, उससे पहले आप वो नजर का देख लें, और इसी तरीके से आप वहां देख लें जो स्पाइंग के लिए 8 आदमियों को फांसी लगवा दी कतर ने। और उसके बाद खुद राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने क्या बोला, उसने कहा कि पाकिस्तान में हम टारगेट किलिंग कराते हैं, 12 लोगों को हमने जो है वो टारगेट किल किया। हमने ये मैटर क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर था, नॉट 12, 21 लोगों का कहा गया था। नहीं, 12 पे तो उसने कंफर्म किया ना। देखिए ये बात आई थी जब गार्डियन की स्टोरी ब्रेक हुई थी। जी बिल्कुल। गार्डियन की स्टोरी के अगले दिन उसने उठा के इंटरव्यू दे दिया। यानी कि आप देखें कि जूतों समेत आंखों में घुसना, यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और आपने उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्यों नहीं उसके ऊपर आपने क्लेम किया? आपने, इंडिया ने, वो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, बयान बकायदा ढाका के अंदर जो है वो खड़े होकर बोला कि बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़वाने में किरदार अदा किया। मैं लड़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ा, मैं मुफ्ती बानी, मैं लड़ा जी, तो सीना ठोक के बोला। फिर आप मुझे बताएं, तो फिर आसिम साहब क्या इसके ऊपर हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का मुकाबला करना चाहिए था ना, उस मैटर को ले जाना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उसने एक पाकिस्तान के अंदर और इस सारे जो दो ममालिक के दरमियान में मामला थे, उसने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की। तो फिर आपने तो उसको कुछ नहीं किया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, सारा ब्लेम हम उनके ऊपर जरूर डाल रहे हैं। अभी ये क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना। अगर वहाँ इतनी टाइलें एक्सपोर्ट हो रही हैं और इतना जो मामला जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है, तो मुझे बताएं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है। अब्दुल्ला, आपको मैं याद कराना चाहूंगा, बल्कि इस पे ब्रिगेडियर साहब से भी राय लूंगा। लेके आ रहा हूं अब्दुल्ला, लेके आ रहा हूं जो नजर नहीं आ रही। इस पे मैं आपको याद कराता चलूं, जब आपके सलाला चेक पोस्ट का वाकया अफसोसनाक हुआ था और उसके बाद हमने तकरीबन कोई 7 महीने बॉर्डर क्लोज कर दिया था, तो उसमें ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि जो 48 ममालिक की अफवाज थी और हिलरी क्लिंटन साहिबा को माजरत और माफी मांगनी पड़ी थी एडमिट करके, क्योंकि पाकिस्तान लोग शहीद कर दिए थे जी 27 के करीब मेरे ख्याल से एक अफसर समेत, मेजर साहब भी थे जी एक अफसर समेत। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे सारा, उनकी लैंडलॉक कंट्री है, सारी सप्लाई लाइन हमारे पास है, तो हम सप्लाई लाइन अगर रोकते हैं तो वो घुटनों पे नहीं आएंगे। ऐसी की तैसी आप जरा, मतलब पाकिस्तान को कब से किसने समझ लिया कि वीक कंट्री है? पाकिस्तान इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 7 सुपर पावर्स के अंदर जो है फॉल करते हैं और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, और हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया से फार सुपीरियर है। अब मसला यहाँ ये है कि यहाँ आपको जो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और ये वीकनेस इज नॉट इन द वेपन, वीकनेस इज इन दी डिसीजन मेकिंग। आपकी जो गवर्नमेंटल सतह के ऊपर जो मामलात हैं, आपको फाइनली फैसला करने का पड़ेगा कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। क्या ये किताब नहीं लिखी थी फिर अयूब खान साहब ने? लिखी पढ़ दी थी ना। जी बिल्कुल। तो फिर भुट्टो साहब ने क्या बोला था? फिर बेनजीर भुट्टो ने जो है बॉर्थोमोलियो के बाद क्या बोला था? ठीक है अब्दुल्ला, मैं ब्रिगेड साहब की तरफ आऊंगा। ब्रिगेड साहब, हमारे पास जो पॉलिसीज हैं, हम डिसीजन के हवाले से कमजोर है। हमने इसलाला का मैंने वाकये का रेफरेंस दिया, हम उनको निप डाउन करने के लिए काम कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। ऑलरेडी हमने कर लिया है। देखें, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद से हमने तब्दीली देखी है। देखें कि ये किसी में सोच में नहीं थे कि जी आप ऐसे स्टेप्स लेंगे, इलीगल अफगान को भेजेंगे। सारी दुनिया में शोर मच गया, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने शोर मचाया कि इनको अब ना भेजे। देखें कि जो यूनाइटेड नेशन UNHCR रिकगनाइज लोग हैं, दोज आर इन पोजीशन ऑफ POR कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो इंटाइटल है टू स्टे इन पाकिस्तान, रेस्ट इलीगल हैं। यही स्लीपर सेल्स हैं, यही फैसिलिटेटर्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स ये इन्वॉल्व हैं, आपके इकानमी को बर्बाद करने में भी इनका सारा रोल है। तो बंद अब अफगान ट्रांजिट की मैंने बात की, वो कर वन डॉक्यूमेंट रजीम। अब कहते हैं कि बॉर्डर नहीं हो, अरब जो है 22 ममालिक हैं, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, कोई दूसरे मुल्क में अब वीज़ा के बगैर, पासपोर्ट के बगैर इंटर नहीं हो सकता है। तो हम क्यों अलाउ करें?
تو پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے. دیکھیں پاکستان میں بڑا پریشر بھی رہا کہ جی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, نہیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسی لیے ہم نے سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں تو 2 نمبر ہی ہو رہی تھی, پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں افغانستان کی لائف لائن پاکستان ہے, یہاں ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ ہیلتھ کے لیے آتے ہیں. تو میں تو بلوچستان میں رہا ہوں, چمن میں رہا ہوں, تو میں نے دیکھا ڈیلی جس طریقے سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں. سو پاکستان نے ان کو ویلکم کیا, ایکوموڈیٹ کرتا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ احسان فراموشی ہے. وہ کوشش ان کی وہی ہے پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اس دفعہ فورس کیا, تو جب ہم نے سٹرائکس کیے ہیں خوست میں اور جو پکتیکا میں ہیں, تو پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے. پکتیکا, آپ کنڑ, نورستان, اور اب تو اس طرح چلتے چلتے آپ جائیں تو انہوں نے بہت سارے اپنے ایسے, نہیں, اب ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ ہے. تو پاکستان نے آلریڈی ان کو کنوے کیا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب, اور بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے, میں لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک جناب, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت سوابی میں پاکستان تحریک انصاف ایک پاور شو کر رہی ہے, اور جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل اور ایک بڑی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. کیا اعلان ہوگا, کیا تحریک ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے, اندر کی بات کیا ہوگی, اس پہ بات کریں گے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقل جو پاور شوز ہوتے رہے, اور اسلام آباد ڈی چوک تک کے جو سفر ہوتا رہا سی ایم کے پی کے حوالے سے, اس کے اوپر بہت زیادہ تضادات, اور پارٹی کے اندر سے بہت ساری آوازیں, جس طرح وہ غائب ہوئے مشکوک انداز میں اور اس کے بعد نمودار ہوئے کے پی کے اسمبلی میں, یہ بھی بڑی سوالیہ نشان ہیں چیزیں جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. آگے کیا کرنے جا رہی ہے, یہ عوامی جلسہ ہے یا سرکاری جلسہ ہے؟ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی حاضریاں وہاں پہ لگیں گی, اور ماضی میں بھی جو سرکاری املاک کا استعمال بے دریغ ہوتا رہا, لیکن اپنے ہی صوبے کے اندر علی امین گنڈاپور یا سیاسی قیادت جو ہے وہ وہاں پہ کیا کرنے جا رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مہمان شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید فردوس شمیم نقوی صاحب, سینئر رہنما تحریک انصاف, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پہ قمر الاسلام راجہ صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا, کیا ایسا لائحہ عمل ہے جو رہ گیا ہے جس کا اعلان کیا جانا ہے آج, جس پہ کہا گیا تھا کفن باندھ کے نکلیں گے؟ یہ دیکھیں, پہلی چیز, پاکستان کا ہر صوبہ برباد ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. وہاں ہر دفعہ جب جلسے کی اجازت مانگی جائے تو ایک ہی جواب ملتا ہے, اجازت دیتے ہیں اور پھر وڈرا کر لیتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے گی. صرف ایک ہی صوبہ رہ گیا. کل آپ نے بلوچستان کوئٹہ میں دیکھا کہ پہلے پرمیشن دی گئی, اور پھر جب جلسے کے سارے انتظامات ہو گئے اور کانپیں ٹانگنے لگیں, تو انہوں نے کہا یہاں تو کامیاب جلسہ ہو جائے گا تو ہماری پوزیشن ویک ہوگی, تو دروازے بند کر دیے. اس سے پہلے ہر جگہ, چاہے وہ سندھ ہو, کوئی جلسے کی پرمیشن ایک جماعت کو نہیں ملتی, باقی سب بغیر پرمیشن کے کریں. جماعت اسلامی اس شہر میں کر چکی سلیم صاحب, آج کا واقعہ افسوسناک واقعہ آپ نے دیکھا کوئٹہ کا, اور جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کے تناظر میں کوئی بڑا کوئی لا اینڈ آرڈر مسئلہ نہ بن جائے, اس کو تو ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو دیکھنا چاہیے خدا نہ خواستہ کل کے اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو آج کوئٹہ اسٹیشن پہ ہو گیا, تو پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کے ہر صوبے کے یہی حال ہے سوائے کے پی میں. کے پی میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بھی تو ہم چوتھا جلسہ کر رہے ہیں, 5واں بڑا جلسہ کر رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جہاں نہیں ہو رہا, یہاں تو بلوچستان میں تو 50 سال سے یہ مسئلہ ہے. 1971 سے مسئلہ شروع ہوا ہے, آج کا مسئلہ ہے. پنجاب میں کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں دیتے؟ فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا ٹو پروٹیسٹ, ٹو اسمبل, فریڈم آف اسپیچ. کیوں ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے؟ لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ کوئی اعلان بڑا کیا ہے آپ لوگ جس کے حوالے سے بھی؟ میں آ رہا ہوں, اس کے اوپر بھی آؤں گا. جس طریقے سے اس اسمبلی نے, جو کہ فارم 47 کی اسمبلی ہے, دھجیاں اڑا دی پاکستان کے آئین کی, جس طرح سے عدلیہ کا وقار پامال کیا جا رہا ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سیکریفائز کر دی گئی ہے.
ہم صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچے ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکالیں. ہم جو ہے جدوجہد اور تیز کریں گے. ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب نکلو، پورے پاکستان میں نکلو. اگر خان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد آؤ تو اسلام آباد آؤ، بار بار آؤ. اس وقت تک آتے رہو جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہ کر. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے آپ یا لوگ ہم اعلان خود کریں؟ ختم ہو جائیں گے یا ان کو ختم کریں گے. اچھا، یہ عوام کا فیصلہ ہے. ٹھیک. عوام ہمارے ساتھ آئے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے. عوام ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہم طارق بن زیاد بن کے نکلیں گے، خود ختم ہو جائیں گے. فردوس صاحب، میں اس وقت قمر الاسلام راجہ صاحب کو کہوں گا کہ اس کا رپلائی دیجئے. قمر الاسلام صاحب، گفتگو سنی فردوس شمیم صاحب کی آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ابھی جس طرح لاسٹ اس کی بھی بات ہوئی تو کہا گیا تھا کہ جس سرکاری املاک کا استعمال کیا، سرکاری ملازمین کو لایا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دی جاتی ہے پھر لے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو خوف کس چیز کا ہے؟ ہمیں اسی چیز کا خوف ہے جو ابھی نقوی صاحب فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ خود ختم ہو جائیں گے یا ان کو ختم کر دیں. حکومت کی بات کی خاتمے کی انہوں نے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ نکلیں، اور نکلیں کس لیے لوگ نکلیں جب آپ خود کمبل تان کے جو قیادت ہے وہ گھروں میں سوئی ہو، اور آپ معصوم بچوں کو جو ہے وہ آپ اشتعال دلا کے اور ان سے وہ کچھ کرانا چاہ رہے ہیں جو آپ نے 9 مئی کو کیا. یعنی آپ ان الفاظ پہ غور کریں، ان جذبات پہ غور کریں، ان نیتوں پہ غور کریں، اور جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ڈیزائرڈ ٹارگٹ ہے، وہ ختم کر دیں گے یا ختم ہو جائیں گے، رہنے نہیں دیں گے، مار دیں گے. تو یہ وہ بیسیکلی فیکٹرز ہیں کہ جو حکومت کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. آج کوئٹہ میں کیا واقعہ ہوا آپ جی، دیکھیں انتہائی گے، افسوسناک واقعہ. یہی واقعہ کسی جلسے میں بھی ہو سکتا ہے. اور حکومت کے ذمہ داری جو ہے وہ صرف شہریوں کی حفاظت نہیں ہوتی، وہاں بسنے والوں کی. یہ جو لوگ جن کو معصوم لوگوں کو اس طرح اشتعال دلا کے نکالا جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی بالآخر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کی جان کی حفاظت ہو، ان کو کہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ نہ بن جائیں، وہ کہیں مذموم کسی کے مقاصد کا نشانہ نہ بن جائیں یا کسی کی. اور حکومت جب ختم کر دیں گے، نکلیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ہماری حکومت اگر ہوگی تو پھر سب ٹھیک ہوگا. پھر کسی کو نکلنے، پھر راوی چین ہی چین لکھے گا، پھر سکھ چین ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر یہ رویے یا یہ انتہا پسندی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس پہ یہ قابل ندامت بھی ہے ہمارے لیے. قمر الاسلام صاحب، اس میں ہم جوش خطابت کی جب یا سیاسی بیان کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کو دکھایا بھی جا سکتا ہے. فلور آف دا ہاؤس بھی دیے گئے، جلسوں میں بھی دیے گئے. اس وقت کے سی ایم پنجاب تھے اور انہوں نے زرداری صاحب کے لیے کیا کہا تھا، کیا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیے گئے، کیا سڑکوں پہ گھسیٹ لیا گیا. تو یہ چیزیں ایک ریٹورک ہوتی ہیں، اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دہشت گردی کے لیے بات کی جا رہی ہے. ہاں، وہ سیاسی طور پہ حکومت کے خاتمے کی بات کریں کہ ہم اس کے لیے آئیں گے. نہیں، میں جلسوں کی بات نہیں کر رہا. میں تو اس وقت ایک ایسے شو کی یا ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہم ٹھنڈے دل سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے سامنے کوئی کراؤڈ نہیں ہے، چارج کراؤڈ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. جلسوں میں بھی زبانوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہمارے اشتعال پھیلانے کی وجہ سے کسی کا معصوم بچہ جو ہے وہ اشتعال میں آ کے اپنا نقصان کر بیٹھے، ریاست کا نقصان کرا دے. اور یہی باتیں 9 مئی کو ہوئی تھی. یہی ایک نئی 9 مئی کا جو ہے وہ بنیاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ جی یہ اندھا دھند جو ہیں وہ قیادت کے پیروکار ہیں. آپ آج روز سنتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ جی بس وہی بات سچ ہوگی، وہی ٹھیک ہوگی جو ہمارے لیڈر کہیں گے. جی، یعنی اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور صرف جب وہ کہہ دیں گے تو یہ تو وہی صورتحال بن گئی جو الطاف حسین صاحب کے دور میں متحدہ کی تھی. جو وہ کہہ دیں گے اگلے دن وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اس سے اگلے دن وہ
हम जारियत कर देंगे तो आप भी कर देंगे। तो ये फिरदौस साहब आपका रिप्लाई मैं चाहूंगा। ये देखिए, पहली चीज तो मैं साहिब मोहतरम से ये कहना चाहूंगा कि जलसा मेरा फंडामेंटल राइट है। जब मैं उसके रूल्स वायलेट करूं तब आप पकड़िए। जब तक मैंने उसके रूल्स वायलेट नहीं करता तो आपको मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी वो राइट है। ये राइट सिर्फ एक पार्टी के लिए आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के कितने हुए, JUI के हुए, खुद तो आप में सख्त ही नहीं है कि आप लोग कर सकें कहीं। पीपल्स पार्टी के हुए, अभी बेनजीर की बरसी पे हुआ, क्यों नहीं रोका गया? क्या बम ब्लास्ट उसमें नहीं हो सकते? बम ब्लास्ट सिर्फ किधर होंगे? तहरीक इंसाफ के जलसे में होंगे। आपकी कांपे टांगती हैं, आप लोगों को खौफ है, देते ना जहां हम परमिशन मांग रहे हैं। क्यों लाहौर के बाहर दी थी? क्यों बार बार मना कर रहे हैं? कराची में पिछले 4 महीने से मांग रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप परमिशन नहीं देते। आप मजबूर कर रहे हैं कि हम बगैर इजाजत के जलसे करें। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसीज का फेलियर है कि आज जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ है, डोंट पिन इट ऑन अदर थिंग, आप नाकाम हैं। इस मुल्क में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऑन एन एवरेज पिछले 3 माह मेरे 3 नौजवान शहीद होते हैं। ऑन एन एवरेज महीने के 90 अफराद। मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन आप लोग घूमते फिरिए, आप अय्याशियां करते रहिए। आप जिस मुल्क के हालात किए हुए हैं कि करीब करीब तर हो जाता जा रहा है, आप लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, आप सीरियस नहीं हैं। आप कब तक आसरा देते रहेंगे? जो भी इकोनॉमिक खदाफ की आप बात करेंगे, आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हुई, एट व्हाट कॉस्ट? आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की डॉलर वैल्यू कर लीजिए। आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट घट गई, पिछले साल घट गई GDP। परसों की हेडलाइन थी बिजनेस रिकॉर्डर की, डॉन की, हर अखबार ने कहा कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरी है, बढ़ी नहीं। ठीक है बढ़नी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस पे रिप्लाई लेना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कमरुल इस्लाम राजा साहब कि जो बातें कर रहे हैं शमीम साहब, ऑन ग्राउंड रियलिटी वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें, चेक करें तो आपके जो क्लेम्स हैं वो उसमें तजाद है और हकीकत में कुछ और बात है। जी, किस चीज में तजाद है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको पता है, उसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, आपको वो छुपाई भी नहीं जा सकती। फॉरेन रेमिटेंस जो अभी सिर्फ अक्टूबर के भी फिगर आए हैं $3.8 बिलियन, इस पे अगर कोई शक है तो हम वो भी दूर करने के लिए तैयार हैं। जो इसका रेट था इन्फ्लेशन का, यानी जो तनासुब है शरह है महंगाई, वो 38%, 36% और नीचे आते आते 6.8% है। वही अदारा, यानी जो 38% देता था, उसी अदारे के फिगर्स आज 6.8%। इसको महंगाई की शरह बढ़ते हुए कमी इसको कहा जाता है कि जो बढ़ रही थी शरह उसमें कमी वाक़ई हुई है, महंगाई में कमी शायद इसको नहीं कहा जाता। मैं सवाल पूछता हूँ ना, उस तरह जवाब दीजिए, एक एक पूछता हूँ, जवाब दीजिए। आपने क्या थी इन्फ्लेशन रेट जब PDM-1 आई थी? 12% थी। कहाँ लेके गई PDM-1? आप कहाँ से नीचे लाए? 12 से किधर तक पहुंचाई थी? दीजिए, बताइए। अभी आपने खुद कहा 38%, 12 से 38। शमीम साहब उनको जवाब देने दीजिए, मैं चाह रहा हूँ, ताकि पहले तो जवाब दे कि 12 से 38 क्यों पहुंची। जी कमरुल इस्लाम साहब।
जी जवाब जरूर मैं दूंगा, लेकिन मेरा जवाब देने का तरीका कार वो नहीं है, ना मैंने कभी किसी को काटा है दरमियान से। मैं पूरी बात सुन के तो जो जी कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो ये सारी चीजें जितने फैक्टर्स मैंने बताए, मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नुमाइंदे की हैसियत से और इस वक्त की जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है जो इस वक्त हमारी, उसके नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 36% से हम 6.8% पे लाए। तो ये लेकिन ये गया, उनका सवाल था कि गया यहाँ से कहाँ था, मतलब ये 12 से स्टार्ट हुआ ना जब पीडीएम पार्ट 1 बना था, तो वो ऊपर तक कैसे ले गया? मैंने यही बताया कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ इस जवाब देने का, फरवरी के बाद जब हुकूमत बनी। अच्छा ठीक है, तो मैं उसका जवाब सही दूंगा और मैं अपनी हुकूमत का और आज का दे रहा हूँ। आप 38% से नीचे लाने की जो है उसकी दाद दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ नकवी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े दिल का इन्होंने मुजाहरा किया। 38% से जो नीचे आई आज 6.8% पे, उसकी दाद जरूर इन्हें देनी चाहिए। जो आज स्टॉक एक्सचेंज 92-93,000 पे गया है, इसकी दाद बनती है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ाई का सबूत दिया, इन्होंने ये दी अभी दाद। अगर इजाजत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन कर दूं, कौम को बेवकूफ मत बनाओ। स्टॉक एक्सचेंज डॉलर में मेजर करो। कैपिटल वर्थ क्या है? शमीम साहब आपको मौका देता हूं, उस पे आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलियन डॉलर से कम है आज भी स्टॉक एक्सचेंज, जिस मकाम से आपने ली थी। आप एक चीज की जिसकी वैल्यू 200 रुपए थी, आप डिवैल्यू करके 300 रुपए कर दें और कहें कि 33% रुपए में कीमत बढ़ गई। वाह शमीम भाई, मैं चाहूंगा कि आप उनका रिप्लाई मुझे ले लेने दीजिए, उसके बाद डिटेल आप दोबारा क्वेश्चन इस पे करेक्शन कर दीजिएगा। यार एक एक करके करने देना, मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ। अवाम भूल जाती है, अवाम इकोनॉमिस्ट नहीं है, अवाम के लिए कर रहे हैं ना ये शो। इन्होंने एक फिगर दी स्टॉक एक्सचेंज की, मैं स्टॉक एक्सचेंज का जवाब दूंगा। ये दूसरी चीज देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इतराज नहीं है, एक पॉइंट मुकम्मल कर ले, मैं जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं चले पॉइंट टू पॉइंट कमल इस्लाम साहब बात कर लेते हैं। 1000 पे पहुंची है, मैं कह रहा हूँ एक स्टॉक एक्सचेंज की टोटल वैल्यू इज लेस। चलें इसका जवाब मैं मांगता हूं। कमर इस्लाम साहब स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाइए। तो मैं नकवी साहब, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, आसान लफ्जों में ये फरमा दें कि हम किसी दूसरे की बात न सुनेंगे न सुनने देंगे। अगर ये आपका मकमा नजर है तो मैं खुश हो जाता हूँ, आप आए, आप पूरी बात करें। जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहूँगा, आप उसकी भी तरदीद कर दें तो तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बड़े हैं, हम आपका एहतराम हमने सीखा है। हमने ये सीखा है कि दूसरे की बात सुने और उसके बाद जो है उसका जवाब दें। हमने ये सीखा है कि एंकर साहब से फैसला उनका है, प्रोग्राम उनका है। जी मैं शमीम साहब ये दरख्वास्त कर रहा हूं, सबसे करता हूँ, जब भी आवाम को कोई चीज समझाई जा रही हो, वो वन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं तो बहुत मजेदार प्रोग्राम होता है। आपको पूरा हक है कि आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, उसकी तारीफ करें। मुझे पूरा हक है कि मैं अगर आपके नंबर को सही नहीं समझता तो मैं अवाम के सामने, लेकिन उसमें शमीम साहब थोड़ा सा हम मार्जिन इतना तो दें कि उनको बोलने का मौका मिले ताकि वो कोई बात वजाहत कर सकें। आप जब कहेंगे उस वक्त जवाब। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उनको जवाब देने दें पहले। आप एक सवाल के बाद दूसरे सवाल की तरफ चले जाते हैं, तो मुझे उनसे पहले जवाब ले लेने दीजिए। नकवी साहब तो आज शायद ये इरादा करके आए हैं कि उन्होंने किसी और की बात सुननी नहीं है, न सुनने देनी है, तो फिर तो बात ये होगी। मैंने तो इनको खराज तहसीन पेश किया कि इन्होंने जब नीचे की तरफ इशारा किया तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपकी इन तवक्कुआत और उम्मीदों के साथ इत्तेफाक करता हूं कि मजीद नीचे आएगी इंशाअल्लाह। जब आपने स्टॉक एक्सचेंज पे अंगूठा दिखाया तो मुझे लगा कि आप बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज 90,000 से अबव तारीख में पाकिस्तान की में कब स्टॉक एक्सचेंज गई है। चलिए इकोनॉमिक्स से हटके थोड़ा सा मैं आता हूं जी, पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में चले गए तो इस पे कई प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कहां पे टांग रही हैं, मतलब आपका जलसा, इनका जलसा जो होता है उससे आप लोगों को खदशात हैं,
اور خدشات یہ ہیں کہ کہیں آپ لوگ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، ان کی حکومت آپ لوگوں کی جو ہے اس کے چکر میں زیادہ لوگ آ گئے تو شاید آپ لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ ہماری حکومت چلی جائے. ان کا یہ مسئلہ تھا جو پہلے انہوں نے بیان کیا. جی دیکھیں، وہ کامپین ٹانگنے والی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے واقعی بڑے تاریخی جلسے یہ ماضی قریب میں کیے ہیں کہ جب جو جلسے کا مین جس میں جلسہ جو لے کے سرکاری ملازموں کو دوسرے صوبے سے آئے، ایمبولنس لے کے آئے، ٹیئر گیس سرکاری لے کے آئے پولیس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو وہ پھر جہاں پہ جلسے پہ پہنچنا تھا وہاں گئے ہی نہیں، اور اس کے آگے پیچھے سے گھوم کے اور کہیں سے چائے پی، اور پھر 12 ضلع، اب وہ 12 ضلع جو ہیں وہ پتہ نہیں غیر مرئی طور پر انہوں نے کہاں سے ایجاد کیے، اور وہ 12 ضلع پھلانگتے ہوئے تو واپس چلے گئے. تو یہ لاہور میں بھی یہی ہوا، وہاں پہ بھی یہی ہوا. تو یہ کامپین ٹانگنے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آج فردوس صاحب آپ کی باری، میں اس پہ آؤں گا. بات بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اہداف آپ لوگوں نے طے کر کے رکھے ہیں، خاص طور پر اس جلسے کے بعد ایک تحریک اور ساتھ ساتھ ٹارگٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے اچیو کیا کرنا ہے اس سے؟ دیکھیں بڑی واضح طور پہ میں ان سے کہہ رہا ہوں، پنجاب میں دیں پرمیشن، سندھ میں دیں پرمیشن، وہاں تو سرکار نہیں ہے، وہاں تو لوگ جو ہے جو آئیں گے وہ پیور سپورٹرز آئیں گے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین آتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو ایک کاؤنٹر پرپوزل دے رہا ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں آتے ہی نہیں ہے. میرا کاؤنٹر پرپوزل یہ ہے، لاہور میں دیں اجازت کہ جدھر چاہو جلسہ کرو، کراچی میں دیں اجازت جدھر چاہو جلسہ کرو، اسلام آباد میں کہیں جدھر چاہو جلسہ کرو، راستے میں سڑکیں نہ کھودیں، اسلام آباد کو کنٹینر آباد نہ بنائیں، لوگوں کو آنے کی آزادی ہو، ہمارے کسی ورکر کو اریسٹ نہ کیا جائے جلسے سے پہلے، ہمارے کسی ورکر کو اریسٹ نہ کیا جائے اگر وہ پیسفل رہے. تو فردوس شمیم نقوی صاحب، 9 مئی کو آپ لوگوں نے پھول تو نہیں بچھائے تھے نا وہاں پہ جا کے؟ جو کچھ کیا اس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے ہیں ہم لوگ. اس کا ہم نے کیا کیا تھا؟ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے فوٹیجز بھی ہیں، اعلانات بھی ہیں. 9 مئی کا واقعہ جھوٹ ہے. یہ پاکستان کے آرمی کے کچھ لوگوں جنرلوں کی ذہنی اختراع ہے. ہم پہ الزام ہے، جوڈیشل انکوائری کروا لو. 2 سال سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک، کیوں نہیں کرواتے؟ قمر الاسلام صاحب، قمر الاسلام صاحب ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. قمر الاسلام صاحب، آپ سمجھے، آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے؟ کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ تھا پہلے. سوال پوچھے سنیں جی. 3 شہروں کی اس علاقے میں 156 کیمرے ہیں. جتنے لوگ گئے تھے، جتنی ویڈیوز آئیں، یہ سارا کیا ڈرامہ تھا. لیکن جو بھی انہوں نے کہا کہ گرفتار بھی نہ کیا جائے، تو اس میں ایڈ کر لوں گا کہ پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں، کوئی مینیو دیا جائے کہ جی اس مینیو کے تحت ہم ان کی سیوا بھی کریں گے آگے. پھر کوئی کے گلاب سپرے کیا جائے، کچھ اور عطریات اور خوشبویات جو ہیں وہ سپرے کی جائیں. تو اس قسم کی جو فرمائشیں ہیں وہ تو ان کا تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن بات تو صرف اتنی ہے کہ جب آپ سرکاری ملازمین کو لے کے اور اس ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کے آٹومیٹک AK-47 اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آئے گا، تو پھر دوسری طرف سے تو پھولوں کی مالا کی توقع انہیں نہیں رکھنی چاہیے نا لوگوں کو. اب دیکھیں کہ ویڈیوز آئیں کہ ہتھیاروں سے مسلح لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس جلوس میں شامل ہیں کہ جو جلوس آ رہا ہے پشاور سے اور سوابی سے. تو اس طرح یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعصب پیدا کرانے والی بات ہے اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے والی بات ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ نہ صرف دارالحکومت کی یا دیگر ان شہروں کی حفاظت کرے بلکہ ان لوگوں کی بھی حفاظت کرے جو اس جلوس میں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ قمر الاسلام صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور شمیم فردوس نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ رہے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک تو سب سے افسوسناک بات جو کہ بلوچستان کوئٹہ میں آج واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لواحقین جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور بات یہ آتی ہے کہ معصوم جانوں کے حوالے سے جس طرح دشمن کے عزائم کھلے عام نظر آتے ہیں، اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے یا کسی ایسے عمل سے
جس سے موقع ملے دشمن کو کہ ہمیں کاری ضرب لگائے یا پھر ہمیں ہمارے معصوم جانوں کا نقصان کرے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں تعاون کرنا چاہیے اپنی تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔